आइए तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो अभी लाइट कट गया है और आधा घंटा से हम इंतज़ार किए नहीं आया, तो हमारा जो आधा वीडियो बना हुआ था पुनः एक बार सारा बेकार चला गया। तो मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, ये सब जो घसा पिटा होगा आप इसको स्वीकार कीजिए, पर मैं समझा दूंगा आपको। तो आज हमारा टॉपिक है अकबर। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारा मुगल काल चल रहा है उसमें हमने बाबर और हुमायूं के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया था, और आज का हमारा टॉपिक है अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक के बारे में मुगल भारत का एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट बने रहिए हमारे साथ। ध्यान से समझिए, ये जो अकबर होता है, अकबर जब हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा होता है 1540 ईस्वी में बिलग्राम की लड़ाई, या जिसको कन्नौज की लड़ाई कहते हैं, इसमें शेरशाह सूरी इसको पीट पीट के भगाता है यहाँ से, और भिगाने के बाद कहाँ जाता है, ईरान जाता है। और वहीं ईरान में खास करके अमरकोट के राजा वीर साल के घर में एक बालक जन्म लेता है, और 1542 का कालखंड रहता है, और वही बालक और नहीं बल्कि अकबर होता है। तो ध्यान से देखिए, एक क्रम है। 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में क्या होता है, ये बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई हारता है। उसके बाद 1541 ईस्वी में ये विवाह करता है, किससे, हमीदा बानो बेगम से। कौन करता है, हुमायूं करता है। और 1542 ईस्वी में ये अकबर पैदा लेता है, कहाँ पे, अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। आई होप कि ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है बिलग्राम की लड़ाई से, समझ गए। तो 1540 शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं हुआ था, और शेरशाह सूरी जीत गया था, हुमायूं हारा था। निर्वासित जीवन जीने के लिए खास करके कहाँ भागा था, ईरान भागा था। चलिए, ये था इसका प्रारंभिक जीवन। इसमें बात निकल के आता है जो काफी इंटरेस्टिंग और रोचक होता है। जब हुमायूं जो है निर्वासित जीवन जी रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, शादी भी नहीं अच्छा लगता है, पत्नी भी अच्छा नहीं लगता है। हुमायूं क्या करता है, राज्य की खोज में अपने आप को परेशान रहता है। परेशान जब रहने लगता है, तो जब उसकी बीवी पेट से होती है, गर्भवती होती है, तब ये राज्य की खोज में दर बदर कभी ईरान के शाह के पास तो कभी दूसरे छोटे राजा के पास ये जाता रहता है। तो इसी क्रम में इसका बालक जन्म ले लेता है, लेकिन जन्म के 3 साल के बाद ये नामकरण करता है। सो इंटरेस्टिंग, कितना पैशनेट होगा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर का 3 साल के बाद नामकरण होता है। कब, जब वो काबुल और कंधार को जीत लेता है ईरान के शाह के सहयोग से। इसमें सहयोग करता है कौन, ईरान का शाह सहयोग करता है। और जब काबुल और कंधार को जीत लेता है, तब अपने बालक का नामकरण करता है, और उसका नाम रखा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको कि हम अकबर के नाम से संबोधित करते हैं। और यही भारत का, मुगल भारत का सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है। आइए इसकी हम प्रारंभिक जो जीवनी है उसको पहले देखते हैं, फिर एक एक करके आगे की इतिहास हम उसको जानेंगे। ये मेरा वीडियो पहला है, और इस वीडियो में हम अकबर के प्रारंभिक जीवन और साथ ही 3 प्रकार का इसके जो जीवन है उसमें शासन का क्रम रहता है। सबसे पहले बैरम खां के संरक्षण का काल, दूसरा पेटीकोट या पर्दा शासन, बैरम खां का संरक्षण का काल, पेटीकोट या पर्दा शासन, और तीसरा स्वतंत्र शासक के रूप में जो ये राजनीतिक अभियान करता है। इस वीडियो में मैं केवल इतना ही पढ़ने वाला हूँ। इससे आगे वाला जो वीडियो 2 रहेगा उसमें ओवरऑल हम पूरा अकबर के बारे में डिटेल बनाएंगे, और तीसरा वीडियो हम बनाएंगे मनसबदारी व्यवस्था को लेकर के, जो कि भारतवर्ष के हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मुगल भारत को समझने के लिए मनसबदारी व्यवस्था समझना बहुत जरूरी होता है। तो आगे 2 वीडियो और आने वाला है रिगार्डिंग अकबर, तो ध्यान से समझ रहिए, बनिए मेरे साथ। तो इस प्रकार से हम पहले इसके प्रारंभिक जीवन का बात करें, तो जब अकबर 11 साल का हो जाता है, तो इसका बाप हुमायूं जो है सबसे पहले गजनी का सूबेदार नियुक्त करता है। कहाँ का, गजनी का बाप। ये है भारत का मैप, अगर हम ले तो यहाँ पे अफगानिस्तान होता है, और अफगानिस्तान में ही है गजनी का इलाका, जिसका कि सूबेदार होता है। 1555 ईस्वी में हम देखते हैं कि सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं जो है जीत जाता है। सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं जीतता है और अफगान हारता है, और दिल्ली पर पुनः 55 में जाकर के गद्दी पे बैठता है। और जैसे ही दिल्ली के गद्दी पे हुमायूं बैठता है, अपने बेटे को पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है। तो पंजाब उस समय में बहुत ही फर्टाइल इलाका था।
एक रीजन के रूप से बहुत बड़ा इलाका था और पंजाब का कोई सूबेदार बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत शक्तिशाली वहाँ का शासक होता था। तो पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है अकबर को और बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है। बैरम खां शिया मुसलमान का मानने वाला होता है, शिया मुस्लिम धर्म को मानने वाला होता है। यह उसके गुरु, उसके संरक्षक और बहुत ही योग्य व्यक्ति। बाद में हम देखेंगे कि अकबर ने दास प्रथा का हटाया, उसके बाद जजिया कर को हटाया, हिंदुओं के त्योहार में भाग लिया, फिर हिंदू पत्नी को बनाया। इसके अलावा जो भी नेक बात है, अखिल भारतीय शासक का जो एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, उन सभी चरित्रों को देखने का जो काम होता है अकबर के चरित्र में, उसका कहीं ना कहीं बैरम खां का प्रभाव ही हमको देखने को मिलता है। तो यही बैरम खां है जो इसका संरक्षण का काल में रहता है। फिर आगे देखते हैं कि 13 वर्ष का जब हो जाता है तो ये इसके पिता का मृत्यु हो जाता है। कालखंड रहता है 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में ये दीन पनाह पुस्तकालय, दीन पनाह पुस्तकालय से हुमायूं गिर जाता है और मर जाता है। मरने के बाद ये जो है 13 वर्ष की अवस्था रहता है अकबर का। और उसी समय कलानौर एक जगह है पंजाब में, चूंकि पंजाब का ही सूबेदार वो रहता है, तो कलानौर में जो इसके संरक्षक बैरम खां रहते हैं, वो ईंट का सिंहासन बना करके, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ईंट का सिंहासन बना करके राज्याभिषेक करवाता है अकबर का। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंहासन ईंट का ही सही पर अपना होना चाहिए, राज छोटा ही सही पर अपना होना चाहिए। तो यही सब ये जो कंसेप्ट है वो बहुत हमको प्रेरणादायी देता है और आपको भी प्रेरणादायी देगा कि जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत इन्हीं सब बातों से मिलता है। तो 13 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में अकबर ईंट के सिंहासन पे पहली बार राज्याभिषेक करता है। फिर हम बाद में देखते हैं कि दिल्ली का वो सुल्तान बनता है, लेकिन इससे पहले कई चुनौतियां होती हैं। जब हुमायूं 1556 में मर जाता है तो हम देखते हैं मरने के क्रम में दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार करने के लिए ये सूरवंश का आदिल शाह रहता है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट रहता है, और हो भी क्यों ना भैया, आप जो है किसको हराए हो? अफगान को। और अफगान का ही शासक कौन है? आदिल शाह। तो अफगान को हरा करके दिल्ली लियो तो वो क्या चुप बैठेगा? नहीं ना, वो भी अपनी शक्ति को संचय करके और ये चाहा कि हम आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लें, चूंकि हुमायूं गुजर चुका था, मर चुका था। फलस्वरूप ये जो है बैरम खां के संरक्षण के काल में अकबर जो है ये कूच करता है दिल्ली को, और एक पहली लड़ाई होता है और पानीपत की ये एक्चुअली में दूसरी लड़ाई होता है और अकबर का पहला लड़ाई होता है। तो इस लड़ाई में हम देखते हैं कि अकबर जो है हेमू को हरा देता है। हेमू कौन रहता है? तो सूरवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री रहता है हेमू के बारे में जानिएगा। ये खुद को भारतीय शासक में विक्रमादित्य कहता है, विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। हेमू अपने जीवन में 22 लड़ाइयाँ लड़ा था और 22 लड़ाई में से एक भी लड़ाई में ऐसा नहीं था कि ये हेमू हारा हो। इसके अलावा हेमू के बारे में बताएं तो जब पानीपत की लड़ाई हो रहा था, नवंबर 1556 ईस्वी की घटना है। तो 1556 में तो इस समय क्या होता है, हाथी के हौदा पे ये बैठा रहता है और एक तीर अनायास इसके आंख में जाकर के लग जाता है और हाथी के गौरा से ये गिर जाता है और युद्ध जो हार जाता है। तो अकबर यहाँ पे इस युद्ध को जीत जाता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। इससे पहले हम बात करें पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो ये होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। दूसरी लड़ाई का बात करें तो ये होता है अकबर वर्सेस हेमू, और हेमू कहें तो आदिल शाह, ठीक। और तीसरी लड़ाई होता है पानीपत की थर्ड लड़ाई, ये रहता है अफगान कौन? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। ये 3 लड़ाई तो याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, दूसरी लड़ाई अकबर वर्सेस हेमू और तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा 1761 ईस्वी में ये होता है। कब? 1761 ईस्वी में। तो पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में, दूसरा लड़ाई होता है आपका ये 1556 ईस्वी में और तीसरा लड़ाई होता है 1761 ईस्वी में। इसको तो डायरेक्ट नोट करिएगा, क्वेश्चन का फॉर्म यहीं से बनता है। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार अकबर के शासनकाल को कुल मिलाकर हम 3 खंडों में पढ़ेंगे। पहला बैरम खां के संरक्षण का काल, दूसरा पढ़ेंगे पेटीकोट या पर्दाकोट शासन, और तीसरा पढ़ेंगे एज ए स्वतंत्र शासक के रूप में जो राजनीतिक अभियान करता है उसका। आइए बैरम खां का संरक्षण का काल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया कि ईंट का सिंहासन लगा के राजा बना, 1556 से 60 ईस्वी तक ऐसा ये संरक्षण का काल रहता है। इस काल में अगर राजनीतिक अभियान की बात करें, राजनीतिक अभियान
तो सबसे पहले ग्वालियर जीतता है, जौनपुर जीतता है, चुनार के किले को जीतता है। ये 3 जीत करता है, ग्वालियर, जौनपुर और चुनार के किले पे जीत कर लेता है। इसके अलावा बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि देता है, चूंकि ये बहुत ज्यादा ईमानदार रहता है। कौन? बैरम खां। फिर बैरम खां को ये मक्का जाने के लिए कहता है अकबर। मक्का जाने के क्रम में पाटन ये गुजरात में है, गुजरात का इलाका है। पाटन में मुबारक खां द्वारा इसकी हत्या कर दिया जाता है बैरम खां का। तो बैरम खां का मृत्यु इस प्रकार से 1561 ईस्वी में हो जाता है। 1561 ईस्वी में जब होता है तो उसकी बीवी का नाम रहता है, जो विधवा हो जाती है उसका नाम रहता है सलीम बेगम। तो सलीमा बेगम से ये शादी कर लेता है, सलीमा बेगम से ये शादी कर लेता है और उसका एक छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है अब्दुल रहीम। इसी अब्दुल रहीम को ये गोद ले लेता है और यही अब्दुल रहीम बाद में हम देखते हैं कि खान ए खाना की उपाधि देता है। अब जब हम अकबर का नवरत्न पढ़ाएंगे तो ये अब्दुल रहीम भी एक रहता है। उसके नवरत्नों में नवरत्न की संख्या कुल 6 रहता है, जिसमें ये रहता है अब्दुल रहीम भी रहता है, बीरबल भी रहता है, तानसेन भी रहता है। ये सारे जो रहता है उसका हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल तो बैरम खान का संरक्षण काल 4 वर्ष का होता है। ग्वालियर, जौनपुर, चुनार के किले को जीत होता है। खान ए खाना की उपाधि अकबर देता है बैरम को। 1561 में बैरम खां की मृत्यु होता है पाटन गुजरात में, मुबारक खां के द्वारा किया जाता है। इसकी विधवा जो रहती है सलीमा बेगम से अकबर फिर शादी करता है और उसके बेटे को गोद लेता है, अब्दुल रहीम नाम रहता है, जिसको खान ए खाना की उपाधि देता है। और इस प्रकार से 4 वंश के शासन का ये यहाँ पे द एंड होता है। इसके बाद फिर आता है पेटीकोट का शासन। चूंकि हम देखें कि 13 वर्ष में गद्दी पे बैठा है और 4 वर्ष हुआ, तो कुल मिलाकर के अभी अकबर जो है 17 वर्ष का ही होता है। किसी किताब में आप देखिएगा 60 से 62 और कहीं कहीं पे 1564 ईस्वी तक को इसको खींच के ले गया रहता है। तो मान लेते हैं कि 60 से 62 तक रहता है। पेटीकोट शासन के अंतर्गत मुख्य रूप से इसके रिश्तेदार जो होते हैं वो यहाँ पे शासन कार्य में भाग लेता है, खास करके माहम आनगा, और माहम आनगा का बेटा रहता है आधम खान। इसके अलावा जीजी अनगा और दिल्ली का राज्यपाल रहता है सिहाबुद्दीन उमर। ये कौन रहता है? दिल्ली का राज्यपाल। इतने व्यक्ति का इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। जैसे आप पढ़िएगा ये किचन कैबिनेट, तो किचन कैबिनेट में क्या होता है, पीएम का विश्वसनीय जो सहयोगी होता है 4-5 व्यक्ति, वही शासन को संभालता है, वही देखता है कि हमको क्या नीति अपनाना है देश में। तो कुल मिलाकर के ये भी रिश्तेदार और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं अकबर को शासन कार्य में भाग लेता है, अकबर को सलाह देता है। इस समय मुख्य रूप से जो काम होता है वो राजनीतिक रूप से मालवा एवं गोंडवाना के जीत होता है। राजनीतिक रूप से मालवा एवं गोंडवाना की जीत होता है और ये 1560 से लेकर के 1562 या 1564 ईस्वी तक अकबर इसके अंतर्गत रहता है। अब जब राज्य में षड्यंत्र हो जाता है, ये कहता है कि ये हम राज्य चलाएंगे, तुमको एक पपेट के रूप में यूज करेंगे। भाई अकबर अब जवान हो गया रहता है, अगर 2 वर्ष जोड़े तो 19 हो जाता है और 4 वर्ष जोड़े तो 17 और 4 7 4 11 21 हो जाता है। तो 21 वर्ष का व्यक्ति खुद डिसीजन ले सकता है कि क्या हमारे लिए अच्छा होगा, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इससे पहले इसको कई राजनीतिक अभियान का अनुभव होता है, जैसे ग्वालियर, जौनपुर, चुनार की कीड़ा, फिर हम देखते हैं कि मालवा, गोंडवाना और सबसे बढ़ के पानीपत की लड़ाई। तो इन सब में जो अनुभव रहा था वो बोलता है कोई हमको सपोर्ट नहीं करेगा, मैं जो करूंगा एज ए स्वतंत्र शासक मैं काम करने वाला हूँ। अब ये स्वतंत्र शासक के रूप में काम करने लगता है 1562 या फिर कहीं 1564 ईस्वी से। चाहे हम कहें तो 19 साल से या कहें तो 21 साल से ये शासन अपने हाथ में ले लेता है और खुद नियुक्त करता है किसको कहाँ नियुक्त करना है और हमको किसके खिलाफ अभियान करना है। चलिए सबसे पहले आमेर या मेरता का विजय करता है। देखिए उस समय में बहुत ज़्यादा रियासत रहता है, बहुत ज़्यादा राजपूतों का काल रहता है। खास करके हम देखें तो उत्तर पश्चिम राजस्थान वाला इलाका में राजपूतों की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है और ये बहुत ज़्यादा उदंड प्रवृत्ति के होते हैं। सब चीज़ चला जाए लेकिन मोच का पाँव नहीं घटना चाहिए। फलस्वरूप अकबर के लिए एक चुनौती होता है, तो सबसे पहले उधर ही ध्यान देता है कि किस प्रकार से हम राजपूतों को शांत करें। फलस्वरूप आमेर और मेरता का विजय करता है और उसमें सफल होता है। इसके अलावा गोंडवाना का विजय करता है, फिर मेवाड़ का विजय करता है। यही मेवाड़ में यहाँ पे हम देखते हैं कि उदय सिंह का पुत्र फिर बाद में पैदा लेता है महाराणा प्रताप।
प्रताप। इसके कई चरणों में यहाँ पे लड़ाई होता है, कई चरणों में होता है। राजपूतों का एक चरण में नहीं रहता है, कई चरणों में होता है। उतना डिटेल में करेंगे तो फिर ये वीडियो हो जाएगा 2 घंटा का। तो एक क्रोनोलॉजी है, मेवाड़ जीतता है, आमेर जीतता है, गोंडवाना जीतता है, फिर मेवाड़ की लड़ाई करता है, फिर रणथंभौर विजय करता है, कालिंजर अभियान करता है, मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर का विजय करता है, फिर हल्दी घाटी की युद्ध लड़ता है। अब ध्यान से समझिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध इस समय हम देखते हैं तो महाराणा प्रताप वर्सेस क्या रहता है, अकबर रहता है। कहने का मतलब मुगल वर्सेस मेवाड़ रहता है। अब देखिए उदय सिंह का मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठता है। उदय सिंह जब मर जाता है तो उसका बेटा गद्दी पे बैठता है महाराणा प्रताप, और इधर अकबर ये भी जोशीला किस्म का रहता है, अभी नया यंग रहता है, काहेला किसी को अपने अंदर नहीं लाएगा। तो महाराणा प्रताप को चाहता है कि एक बार अन्य राजपूत राज्यों की तरह मेरी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन मेवाड़ तो खुद ही एक शक्तिशाली राज्य का क्या रहता है, रूप में रहता है, और उदय सिंह वो बहुत वीर योद्धा रहता है, उसी का बेटा महाराणा प्रताप है। तो महाराणा प्रताप ऐसा राजपूत है जो कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया, मरना पसंद किया, घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार किया। कालखंड रहता है 1576 ईस्वी में, दोनों के बीच में युद्ध होता है। एक तरफ जहाँ पे आसफ खां एवं मान सिंह मुगलों की तरफ से लड़ता है सेना नायक के रूप में, वहीं पे मेवाड़ की तरफ से हकीम कासूर ये एक अफगान रहता है, और भील सेना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, राजपूत को राजपूत सपोर्ट नहीं कर रहा है, याद रखिएगा जीवन में। जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको अपना सपोर्ट नहीं करेगा, दूसरों से ही आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जब आप सत्ता के शीर्ष पे चले जाइएगा तो लोग आपके नाम का झंडा लेके घूमेगा कि ये मेरे वंश का है, ये मेरे जात का है, ये मेरे कुनबे का है। तो जीवन में एक बात के लिए पूरा क्लियर कट रहिए, जब आप ऊंचाई पे जा रहे होते हैं तो पूरा न्यूट्रल होकर बढ़िए आगे, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखिए कि आपसे किसी को हानि ना हो। और दूसरी बात, हमेशा एक अहो का भाव रखिए, और तीसरी बात, अपनों से थोड़ा दूरी बना के रखिए, नहीं तो यही वाला हाल होगा। महाराणा प्रताप को राजपूत मदद नहीं कर रहा है, भील की सेना मदद कर रहा है, और उसका सेनापति कौन है, हकीम का सूर्य, और ये कौन है, ये अफगान है। ना तो ये राजपूत है और ना ये राजपूत है, ये दोनों अलग है। और राजा कौन है, महाराणा प्रताप है, और सेना लड़ किससे रहा है, लड़ रहा है राजपूत से। सोचने वाले, एक तरफ है राजपूत और राजपूत के खिलाफ लड़ रहा है, और दूसरी तरफ मुसलमान मुगलों के खिलाफ से लड़ रहा है। तो यही सोचने वाला बात है, मतलब राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो रहा है, जिसमें राजपूतों का सपोर्ट राजपूत नहीं कर रहा है, और ये राजपूत लड़ रहा है किसी मुसलमान के लिए लड़ रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिए। हालांकि हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, यह एक राजनीतिक अभियान है, राजा के बीच में लड़ाई हो रहा है। लेकिन एज ए फैक्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं कि मान सिंह राजपूत है, अकबर मुसलमान है, महाराणा प्रताप राजपूत है, हकीम कासूर दूसरा कोई है, और भील सेना दूसरा कोई है, और राजपूत को हराने के लिए उग्र है। यही बात याद रखना है। इस लड़ाई में अंतिम रूप से महाराणा प्रताप हार जाता है, और हारने के बावजूद भी अपने बीवी और बच्चा को लेकर के जंगल में चला जाता है। गुर्रीला वार का शुरुआत करता है, गुर्रीला गुर्रीला वार का शुरुआत करता है, और ये छुप के वार किया जाता है, जैसे शिवाजी इसमें चतुर था। लेकिन कहेगा कि भारत में सबसे पहले गुर्रीला वार को शुरुआत कौन किया था, तो महाराणा प्रताप ही किए थे। तो ये जंगल में जाकर के छुप के वार करता है, अपने बीवी और बच्चों को घास की रोटी खिलाता है, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। 1576 अकबर से ये क्वेश्चन खूब पूछता है। इसके अलावा हम देखें कि गुजरात विजय करता है 1572-73 में, और गुजरात अभियान के दौरान ये पहली बार समुद्र देखता है, पुर्तगाल से मिलता है, और इसी गुजरात अभियान के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है, बुलंद दरवाजा। और पहली बार गुजरात, ये अकबर जो है सम्राट की उपाधि लेता है। तो गुजरात अभियान से याद रखना है कि समुद्र को पहली बार देखता है,
पुर्तगाली से मिलता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है और सम्राट की उपाधि अकबर लेता है 72-73 में, जब ये गुजरात अभियान करता है सफलतापूर्वक। उसके बाद फिर बंगाल और बिहार का अभियान करता है, ये जीत लेता है, अपने में मिला लेता है, उत्तर पश्चिम विजय करता है और वो खास करके कश्मीर वाला इलाका, काबुल वाला इलाका, गजनी वाला इलाका को ये जीतता है। और दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि जो 5 अंश होता है, बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, इन सबों को जीतने के लिए ये दक्षिण भारत का अभियान करता है। तो इस प्रकार से अकबर का ये वीडियो फर्स्ट था, जिसमें हमने उसके पूर्ण रूप से 3 शासन, बैरम खां का संरक्षण काल, पेटीकोट शासन, स्वतंत्र शासन के रूप में, और उसका एक जीवन परिचय, किस प्रकार से उसका जन्म और उत्थान होता है, इसके बारे में डिटेल देने किया। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। थैंक यू।